अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज मैं आपको एक बहुत ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी सुना रहा हूं, जिसको सुनते ही रात को अकेले सोना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप रात को ही ये कहानी सुन रहे हैं हेडफोन लगा के और बिल्कुल एक मध्यम सी रोशनी के अंदर, तो फिर जैसे ही कहानी ख़त्म होगी काफ़ी मुश्किल होगा उसके बाद आपका सोने की कोशिश करना, क्योंकि ये इतनी खौफनाक कहानी है। कहानी है फैसल की। इनका ताल्लुक़ है बहावलपुर के साथ, एक छोटा सा गांव जहां पे ये रहते थे। फैसल ने ये मुझे कहानी भेजी है। बहुत पुरानी कहानी है ये, फैसल की अपनी ज़िंदगी से जुड़ी है, इसलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। फैसल कहते हैं कि मैं बहावलपुर का एक छोटा सा गांव जहां पे रहता था, तो हालात घर के इस तरह के थे कि अब काम काज के लिए मुझे निकलना था, और जिस छोटे से गांव से ताल्लुक़ था वहां पे तो कोई इस तरह का सीन था ही नहीं कि कमाया जा सके। तो मैं कमाने की घर से कराची पहुंचा। कराची, उस वक्त का कराची जो रोशनियों का शहर था, जहां पूरे पाकिस्तान से लोग कमाने की गर्ज से, मजदूरी की गर्ज से कराची जाते थे। फैसल भी वहां पहुंचा। वहां एक गारमेंट्स की फैक्ट्री थी जहां पे उसको नौकरी मिल गई। नौजवान था, मेहनती था। अब मसला था उसके करीब ही किसी ऐसी रिहाइश का बंदोबस्त करना जहां पे वो रह भी सके। तो उसने उस फैक्ट्री एरिया के करीब करीब ही मकान ढूंढना शुरू कर दिया। यूं ढूंढते ढूंढते उसको एक कमरा जिसके साथ बाथरूम भी जुड़ा हुआ था, सस्ते दामों रहने के लिए मिल गया। अब उसकी रूटीन ये थी कि वो सुबह उठता, अपने काम पे चला जाता, शाम को बाहर से ही खाना वगैरह खा के अपने कमरे में आता और सो जाता। जिस जगह पे, जिस गली के अंदर उसने ये कमरा किराए पे लिया था, उसके बिल्कुल साथ वाली जो दीवार थी वहां पे एक फैमिली रहती थी, जिसके 2 बेटे और एक वालदा थी। एक ही गली के अंदर रहते रहते दुआ सलाम हो ही गई तो पता लगा जो आंटी हैं उनके शौहर की डेथ हो चुकी है। उनके 2 ही बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम सुफियान और छोटे बेटे का नाम नोमान है। नोमान जो था वो फैसल का हम उम्र था। यूं एक दूसरे का आमना सामने होते होते दुआ सलाम दोस्ती में बदल गई। नोमान और फैसल अब अच्छे दोस्त भी बन गए। आंटी जो थी बहुत ही नेक, बहुत ही इबादत गुजार, हर वक्त अल्लाह का विर्द करने वाली, शफकत वाली माँ थी। बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी। बड़ा जो बेटा था सुफियान, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, और जो छोटा बेटा नोमान था वो अभी पढ़ रहा था। जब नोमान के साथ कहता है मेरी दोस्ती हुई, तो फिर घर में भी आना जाना शुरू हो गया। मैं नोमान से मिलने के लिए अक्सर उसके घर चला जाता, वो भी अक्सर मेरे उस कमरे में आ जाता और बैठते गपशप करते। घर जाने से ये हुआ कि जब मैं नोमान के साथ घर जाता तो आंटी मुझे बेटों की तरह प्यार करती और मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाती। और अक्सर ऐसा होता, क्योंकि दीवार ही तो थी बीच में, एक तरफ मेरा कमरा था और एक तरफ नोमान लोगों का घर, आंटी मेरे लिए घर का बना खाना भिजवा देती, क्योंकि उनको पता था कि मैं होटल से खाना खाता हूँ, अकेला रहता हूँ, तो घर से ही खाना आ जाता। यूं हमारी दोस्ती इसी तरह चल रही थी। आंटी ने बड़ी मुश्किलों से अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन अब क्योंकि सुफियान पढ़ लिख गया था और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो अब वो घर का खर्चा भी उठा रहा था और नोमान को पढ़ा भी रहा था। फिर भी आंटी बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी, उससे भी कुछ थोड़ी सी इनकम हो जाती। उन्हीं दिनों पता लगा कि आंटी ने कहा कि कुछ मेरे पास जमा पूंजी है, नुमान अभी पढ़ रहा है, ये भी माशाल्लाह पढ़ जाएगा। और सुफियान की ख्वाहिश थी कि हम अब अपना घर खरीद लेते हैं, क्योंकि किराए के घर रहते रहते अब इतनी मुद्दत हो गई थी कि थोड़े से पैसे जमा भी हो गए थे, और ख्वाहिश थी यही जो पैसे किराए को जाते हैं ये बच जाएंगे, अब अपना घर खरीद लेते हैं। यूं सुफियान ने जिस कंपनी के अंदर नौकरी करता था वहाँ पे दरख्वास्त दे दी लोन के लिए कि अगर मुझे उधार मिल जाए, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह की मद में कटवा दूंगा। और यूं उसका लोन अप्रूव भी हो गया, कंपनी ने हाँ कर दिया, ठीक है आप ले सकते हैं।
क्योंकि काफ़ी अरसे से काम कर रहा था और एक अच्छा लड़का था, कंपनी उस पर ट्रस्ट करती थी। बाकी जो रकम थी वो आंटी के पास थी। यूं उन्होंने अपने ही उसी इलाके के एक बंदे से राब्ता किया जो इस तरह के घर वगैरह ढूंढ के देता था, रेंट पे घर ढूंढ के देता था, रियल एस्टेट का उसका कारोबार था, कि हमें एक छोटा सा मकान ढूंढ के दे, ये हमारी पैसों की रेंज है, हम खरीदना चाह रहे हैं। उसने चौथे दिन ही उनको कॉल की कि बिल्कुल आपकी जो ख्वाहिश है उसी तरह का एक मकान इसी गली के बिल्कुल एंड में मौजूद है, जब आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं। आंटी और नोमान अगले ही दिन उस मकान को देखने के लिए गए और मकान देखकर वापस आए। मैं जैसे ही रात को मिलने के लिए गया, नोमान और आंटी घर पर थे, तो मुझे आंटी ने कहा, फैसल बेटे, मकान हमने देख लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त मकान है, हमें बहुत पसंद आया है। नीचे 3 कमरे हैं और एक कमरा ऊपर भी बना है। बस दुआ करो जल्दी से हम मकान खरीद लें, तो उसके बाद जो वो ऊपर वाला कमरा है वो तुम्हारा होगा, तुम हमारे साथ ही रहोगे। तो मैंने कहा, इससे तो खुशी की बात ही कुछ नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़ी ये खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। जो किराया मैं इस माले के मकान को देता हूँ वही किराया मैं आपको दे दूंगा। तो आंटी ने ऐसी गुस्से से, मसनूई गुस्से से देखा, जैसे माँ अपने बेटे को गुस्से से देखती है, कि मैंने इसलिए थोड़ा कहा है कि तुम किराया दोगे, मैंने इसलिए कहा है कि तुम वैसे ही रहना हमारे साथ, तुम भी मेरे बेटों की तरह हो, नोमान की तरह। और मैं भी खुश हो गया। मकान क्या था, ये जो गली थी, इसी गली के बिल्कुल एंड पे जहां पे कब्रिस्तान शुरू होता था, वहीं गली के कोने पे ही ये छोटा सा मकान था। अब बारी थी सुफियान के देखने की। उसको अभी टाइम नहीं मिल सका था, आंटी और नुमान देख आए थे। अब सुफियान को वो चाह रहे थे कि वो भी एक दफ़ा देख ले, ताकि अगर उसको भी मकान पसंद आ जाए तो फिर इस मकान को लेने की बात की जाए। चाबी वो लोग अपने साथ ले आए थे। नुमान ने चाबी रात को सुफियान को दी और कहा, भाई कल आप भी देख लीजिएगा, अगर आपको भी मकान पसंद आ जाता है तो फिर अल्लाह का नाम लेके इसको ले लेते हैं, क्योंकि अम्मी को और मुझे यह मकान बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। सुफियान ने चाबी अपने पास रखी और सो गया। सुबह उठा, ऑफिस गया और उसके बाद उसने मकान कब देखा, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता था कि आज के दिन सुफियान भाई भी, मैं उनको बड़ा भाई कहता था क्योंकि नुमान का बड़ा भाई था, तो मैं भी बड़ा भाई कहता था, आज सुफियान भाई मकान देख लेंगे तो उसके बाद मकान ले लिया जाएगा। आज मैं जब अपनी ड्यूटी से वापस आया, मैंने बाहर से खाना खाया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद तकरीबन कोई 9:30-10 बजे मैं सो गया। ये रात के कोई 12 साढ़े 12 का टाइम था कि मेरे दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई। मैं गहरी नींद में सो चुका था। जब दरवाजे पे इतनी जोर से दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई। पहली निगाह ही घड़ी की तरफ गई कि इस वक्त रात को, इतनी रात को कौन आ गया। या अल्लाह खैर करना, जो भी आया है कोई मजबूरी या परेशानी में आया। सामने टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे हैं। मैंने आवाज़ लगाई, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, और चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही अंदर से कुंडी खोली तो देखा सामने नोमान परेशानी की हालत में खड़ा है। क्या हुआ नोमी, क्या बात है? तो बोला, फैसल यार जल्दी से आ जा, सुफियान भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने अभी अम्मी को नहीं बताया, वो घर पहुंचे हैं तो अजीब सी हालत में थे। बचाओ मुझे, बचा लो, मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कहते कहते अजीब सी, ऐसी पागलों की सी कैफियत थी कि मैंने उनको पकड़ा और बिस्तर पर डाला। डालते ही वो बेहोश हो गए हैं। मैं जल्दी से बाहर निकला और मैं भी उसके साथ जब उनके घर में दाखिल हुआ तो आंटी अंदर सो रही थीं, नुमान बाहर चारपाई, सुफियान बाहर चारपाई पे बेहोश पड़ा था। मैंने कहा, तो एक काम कर, जल्दी से टैक्सी बुला के ला, मैं जब तक सुफियान भाई को होश में लाने की कोशिश करता हूं। अभी आंटी को ना जगाओ, वो परेशान हो जाएंगी, रात का टाइम है।
वो भाग के टैक्सी लेने चला गया और मैं सुफियान भाई को होश में लाने के तरीके करने लगा। मुझे इतना पता था कि कोई शख्स बेहोश हो गया तो उसके हाथ मलने चाहिए, उसके पाँव को मलना चाहिए, उससे वो होश में आ जाता है। मैं उनके गालों को थपक रहा था, हाथों को मल रहा था, पाँव को मल रहा था, लेकिन वो होश में नहीं आ रहे थे कि इतनी देर में नुमान टैक्सी लेकर आ गया। मैंने और नुमान ने दोनों ने मिलकर सुफियान भाई को उठाया, टैक्सी में डाला और अस्पताल लेकर गए। जैसे ही हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने फौरी तौर पे उनकी ट्रीटमेंट करनी शुरू कर दी। जब सुबह हुई तो नुमान अम्मी को बताने चला गया कि रात ये हालत हुई है। अम्मी भी अस्पताल में पहुंच गई। अम्मी शदीद परेशान हो गई, क्या हुआ? तो हमने उनको सूरत हाल बताई कि उनको रात बहुत तेज़ बुखार था, डॉक्टरों ने बताया है, और वो डरे सहमे हुए थे, अजीब सी बातें कर रहे थे। अम्मी उनके सिरहाने बैठ गई और पढ़ पढ़ के उन पर फूंकना शुरू कर दिया। डॉक्टर आया तो उन्होंने कहा, अभी प्लीज़ आप कमरे से चले जाएं, क्योंकि ये डर चुके हैं, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, अभी ये बहकी बहकी बातें करेंगे, अजीब सा करेंगे, हम इनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान ना हो, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। एक अजीब ही सूरत हाल हो गई थी। खैर 3 दिन सुफियान भाई अस्पताल में रहे और आहिस्ता आहिस्ता उनका बुखार भी उतर गया और वो ठीक हो गए। चौथे दिन हमें डॉक्टरों ने कहा, अब आप इनको घर लेके जा सकते हैं, इनकी हालत काफ़ी बेहतर है। अब हम उनको घर लेकर आ गए। अब वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अभी नुमान, मैं और आंटी कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जिससे वो फिर खौफ में चले जाएं और उनकी हालत ऐसी हो, क्योंकि हमें डॉक्टरों ने कहा था कुछ दिन तक उनको छेड़िएगा मत। एक हिस्ट्रियाई कैफियत में ये चले गए थे, अजीब सी एक हालत में चले गए थे, बहुत शदीद कोई खौफ का झटका लगा है इनको। और फिर हमने भी मज़ीद 3-4 दिन उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन सुफियान भाई बिल्कुल ठीक हो गए थे, हंस रहे थे, शरारतें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अभी वो घर पे थे, बेड रेस्ट पे थे, और मैं और नुमान उनका भरपूर ख्याल रख रहे थे। उन्होंने ऑफिस से मेडिकल लीव ले ली थी, उनको छुट्टी मिल गई थी मेडिकल की। ये तकरीबन 5वां दिन था अस्पताल से वापस आए हुए। आज सुफियान भाई सामने बैठे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि नुमान ने वही बात जो मेरे दिल में भी थी आखिर कह ही दी। सुफियान भाई, काफ़ी दिन हो गए, अब आप काफ़ी नॉर्मल हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके साथ क्या हुआ था? आप बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत सहमे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे, इसलिए हमने आपसे बात नहीं की। अब आप काफ़ी रिलैक्स हैं। क्या मैं अभी आपसे पूछ सकता हूं आपके साथ क्या वाकया पेश आया था? सुफियान जो हंस रहा था एकदम से सीरियस हो गया और बोला, मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार में था कि तुम लोग मुझसे ये सवाल करोगे, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे सवाल नहीं किया। इस पर मुझे हैरत थी। हाँ, मैं इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार था कि तुम लोगों को बता सकूं मेरे साथ क्या वाकया पेश आया था। सुफियान ने कहानी कुछ यूं सुनाई कि मैं उन लोगों में से था जो अक्सर जिन्नात के टॉपिक पे लोगों के साथ हंसता था। कोई भी जिन भूत की बात करता था तो मैं हंस पड़ता था, उसका मजाक उड़ाता था कि कौन से जिन भूत नहीं होते। और ये सच है, मैं बहुत ब्रेव भी था। मैं ऐसे उनका मजाक नहीं उड़ाता था, मेरे आसाब भी काफ़ी मजबूत थे और मैं ऐसा ही था। मुझे इन चीज़ों पे कोई कभी यकीन नहीं आता था। आप लोग एक घर देख कर आ गए और मुझे आप लोगों ने चाबी दी कि कल आपने मकान देखना है। मैं ऑफिस में काम करता रहा, काफ़ी लेट हो गया, लेकिन मुझे था कि जाते हुए मकान देखता हुआ जाऊंगा। मैंने ऑफिस से टॉर्च पकड़ी और मकान देखने के लिए तकरीबन 9:30 बजे के टाइम में उसी गली में पहुंच गया, जो हमारी गली के बिल्कुल एंड पे कब्रिस्तान के सामने तुम लोगों ने मुझे मकान बताया था। माले के मकान के साथ वाला मकान। तभी नुमान बोला, भाई लेकिन वो जो मकान तो है। तो उसने एकदम हाथ ऐसे किया सुफियान ने कि रुक जाओ, पहले मैं पूरी बात सुना लूं फिर बताना। वो जो कुछ कहना चाह रहा था सुफियान ने उसको रोक दिया। सुफियान ने कहा, मैं जैसे ही मालिक मकान के साथ वाले मकान पे पहुंचा तो एक बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था इस दरवाजे के ऊपर। मैंने जेब से चाबी निकाली, उस ताले को खोला। ये तो काफी पुराने दौर का ताला था और जैसे ही ताला खोल कर मैंने दरवाजा अंदर से खोला तो रात के इस पहर मेरे जिस्म के अंदर ऐसी एक अजीब सी
गुदगुदी सी हुई, जैसे कि मैं कहां आ गया हूं, क्योंकि दरवाजा खुलते हुए अंदर घुप अंधेरा पड़ा हुआ था। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली। जैसे ही मैंने टॉर्च निकाली और जलाई तो पहली निगाह जिस चीज पे पड़ी वो सामने हर तरफ बना हुआ जाला था, जो जगह जगह पे जाला बना हुआ था। और उस दरवाजे को खोल के जैसे ही एक कदम मैंने अंदर रखा तो मुझे लगा कि मैं एक कमरे के अंदर खड़ा हूं। बाहर से दरवाजा खोलते ही मैं कमरे में दाखिल हो गया था, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि यह कमरा जगह जगह से जालों से भरा हुआ था, बड़े बड़े जाले, जैसे कई सालों से यहां इस मकान में दाखिल ही नहीं हुआ। मट्टी पड़ी हुई थी हर जगह पे, मट्टी और धूल जमी हुई थी। मैं हैरान हुआ, ये घर उन लोगों ने पसंद किया है, वो लोग देख के गए हैं, लेकिन यहां पे तो मट्टी और धूल है। ये तो काफी पुराना घर है। इतना पुराना घर देखने की क्या जरूरत थी? हमें इतना पुराना घर भी नहीं देखना। और मैं ऐसी टार्च की रोशनी में ऊपर नीचे ऐसे देख रहा था तो सामने ही मेरी निगाह पड़ी, एक काले रंग की लकड़ी की बनी हुई अलमारी रखी थी। उसके नक्शो निगार भी बने हुए थे, जो अब इतने पुराने हो चुके थे, महसूस होता था इस लकड़ी पे कोई नक्शो निगार कभी होते थे, अब खत्म हो चुके हैं। धुंधले धुंधले से निशान बाकी थे। और इस अलमारी का एक पट भी खुला हुआ था, यानी एक दरवाजा भी खुला हुआ था, और अंदर कपड़े रखे हुए थे। जो मैंने टॉर्च वैसे उस तरफ मारी तो बाकायदा मुझे अंदर रखे हुए कपड़े भी नजर आए। मैं हैरान हुआ, इसका मतलब है अभी तक उनका सामान पड़ा है, जो बेचना चाह रहे हैं उनका सामान अभी अंदर है। इस कमरे की इस तरह हालत देखते हुए साथ ही उसी कमरे के साथ एक और दरवाजा था जो खुला हुआ था। मैंने उस दरवाजे को तरफ देखा, अब आगे बढ़ने का फैसला किया। रात की इस खामोशी के अंदर खूब अंधेरे में डूबा हुआ यह घर इस अलमारी को क्रॉस करता हुआ जैसे ही मैं दूसरे दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो मैं एक बड़े से हाल नुमा कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। उसकी हालत भी बिल्कुल पहले वाले कमरे की तरह थी। हर तरफ धूल मट्टी, हर तरफ मट्टी ही मट्टी जमी हुई थी। लेकिन इस कमरे के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ी सी टेबल पड़ी थी और उसके इर्द गिर्द कुर्सियां पड़ी थी। और मैं अपनी टॉर्च जलाए उस टेबल और कुर्सियों की तरह देख रहा था कि एकदम से मेरा झटका निकल गया। सामने वाली कुर्सी पे कोई बैठा हुआ था। एक बड़ी सी पुराने दौर की कोई डाइनिंग टेबल थी, लेकिन वहां पे तो कोई बैठा था। और मैं एक झटके से एकदम पीछे हुआ उसको देख के, कौन बैठा है? मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया, या तो मुझे इजाजत लेके आना चाहिए था। तो तभी दोबारा मैंने उस तरफ रोशनी मारी तो वहां पे कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम था, मैंने अभी किसी को बैठे हुए देखा है। मैं फिर आगे बढ़ा, उस कुर्सी को गौर से रोशनी मार मार के देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। हां, इस कमरे में भी पहले वाले कमरे की तरह एक अलमारी, पुरानी सी लकड़ी की बनी अलमारी मौजूद थी, लेकिन ये खाली सी थी। पीछे वाली अलमारी में कपड़े थे, ये दोनों इसके दरवाजे खुले हुए थे, पट खुले हुए थे और खाली थी। इसमें भी धूल और मट्टी और जाले बने हुए थे। मेरी जगह पे कोई भी होता तो भाग चुका होता। जो भी मैंने बैठा हुआ जिसको देखा था वो हियोला सा था, कोई साया सा था, क्या सा था मैं क्लियर नहीं देख सका था। झलक ही पड़ी थी, मैं चौंका था, पीछे हटा था और साथ ही जब दोबारा गौर करके देखा तो कोई भी नहीं था। सुफियान भाई बोले, जैसा कि मैं बता चुका हूं, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, जिन भूत और इस तरह की कहानियों पे वहम समझता हूं लोगों का। तो मैंने भी कहा ये कोई वहम होगा या लाइट का कोई शैडो बना है, मेरी टॉर्च जो मैं मार रहा हूं उससे किसी चीज़ का ऐसे शैडो सा महसूस हुआ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस टेबल पे भी, कुर्सियों पे भी धूल मट्टी और जालों से भरा हुआ, कई साल हो गए हों जैसे इस घर को बंद हुए, यही हालत थी। और मैं हैरान हो रहा था कि अम्मी ने और नुमान ने कैसे इस घर को देखा है। उस बड़े से हाल कमरे के अंदर टॉर्च से इर्द गिर्द रोशनी से देखता देखता मैंने देखा बिल्कुल उसके दाईं साइड पे एक दरवाजा है। अब मैंने फैसला किया था कि घर वाले अगर इस मकान को पसंद कर ही चुके हैं तो मैं कम से कम पूरा तो एक दफ़ा तसल्ली करके देख लूं। तो मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं जैसे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैंने दरवाजे को ऐसे हाथ
टच किया खोलने के लिए कि धक्का दूं तो खोल सकूं, क्योंकि लग रहा था काफ़ी वजनी दरवाज़ा है और पता नहीं कब से बंद है, खुलता है कि नहीं खुलता। मैंने जैसे ऐसे हाथ अभी टच ही किया था तो एकदम चरचराहट के साथ चा वो दरवाज़ा खुल गया। बस हाथ लगाने की देर थी, वो इतना हल्का सा था जो बहुत वजनी महसूस हो रहा था। वो दरवाज़ा खुल सा गया और जैसे ही दरवाज़ा खुला मैंने सामने रोशनी डाली तो देखा मैं एक कॉरिडोर में खड़ा हूं। ये सामने कॉरिडोर है, पुराना बना हुआ कॉरिडोर, और मैं रोशनी की मदद से उस कॉरिडोर के अंदर टार्च जलाए हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो गया। जब ये कॉरिडोर आगे जाकर ख़त्म हुआ तो मैंने देखा मैं एक बरामदे में पहुंच चुका हूं। ये एक पुराना सा उसी तरह जालों से भरा हुआ बरामदा था और इस बरामदे के बिल्कुल दाईं साइड पे एक लकड़ी की पुरानी सीढ़ी बनी हुई थी ऊपर कमरे की तरफ जाने के लिए, और सीढ़ी के बिल्कुल साथ ही एक दरवाज़ा था एक और कमरे का जो बंद था। उस कॉरिडोर से जैसे ही निकल के मैं उस बरामदे में पहुंचा था तो अजीब सी एक कैफियत थी। ऐसा लगता था यहाँ पे एक शोर सा है, हल्का हल्का अजीब सा शोर। किस चीज़ का शोर ये मुझे नहीं समझ आ रही थी। जैसे कुछ हशरात बोल रहे हों, कीड़े मकोड़े बोल रहे हों, लेकिन ये कीड़े मकोड़े उनका शोर पीछे कहीं पे भी नहीं था। इसी जगह पे जहाँ पे ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी लकड़ी के ऊपर जाने के लिए और साथ में दरवाज़ा भी था, मेरा दिल किया मैं इस दरवाजे को खोल के देखूं ये जो बंद है। तो उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई चल रहा है और मुझे कोई देख रहा है। ये ख्याल कैसे मेरे खुद से जहन में आया मैं नहीं जानता, लेकिन एकदम मेरे उस वक्त जिस्म के अंदर एक सर्द लहर सी दौड़ी, खौफ की लहर, कि मेरे पीछे कोई चल रहा है और मुझे कोई देख रहा है। और ये क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया जो अभी तक नहीं आया था। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे वीराना था, अंधेरा था, खामोशी थी। और जैसे ही मैं तेजी से मुड़ा मैंने रोशनी उस तरफ की तो पीछे कुछ भी नहीं था। क्या ये मेरा वहम था या मेरे पीछे कोई आया था? अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहां आने का फैसला गलत था। मुझे इतना आगे तक नहीं आना चाहिए था। और जो सामने एक दरवाज़ा ये सीढ़ी के साथ बंद है, लकड़ी की सीढ़ी के साथ, मैं इसको खोलने का इरादा कर रहा हूं। मुझे नहीं इसको खोलना चाहिए, वापस मुड़ जाना चाहिए। अजीब सा मकान है। वो मेरा वहम था या वाकई वहां पे कोई बैठा हुआ था? इसकी दरो दीवार से एक वहशत सी आ रही है, एक अजीब सी स्मेल है, जैसे पुराने घर बंद पड़े हों काफ़ी अरसे से, कई साल हो गए हों मकानों को बंद हुए हुए, तो उसमें से जिस तरह की स्मेल आती है उस तरह की अजीब सी एक बू फैली हुई थी, स्मेल सी, बंद घर की स्मेल। लेकिन एक अजीब सी अब मुझे वहशत सी महसूस हो रही थी कि यार अंदर, इतना अंदर आने का मेरा फैसला ठीक नहीं था, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और उसी लम्हे मैंने फैसला किया, हाँ जिस रास्ते से मैं आया हूं मुझे वापस मुड़ना चाहिए। मैं मुड़ने ही लगा था कि उसी लम्हे एक जोरदार चीख सुनाई दी, एक लड़की की चीख। ये जोरदार चीख इतनी तेज थी जैसे दूर दूर मोहल्ले तक लोगों ने सुन ली हो। और ये जो चीख थी ये ऊपर वाले कमरे से ही आई थी, जिसकी सीढ़ी बिल्कुल मेरे सामने थी। और मैं वापसी की तरफ मुड़ने ही लगा था कि उस लड़की की चीख और उसके बाद रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। जिस लड़की ने चीख मारी थी और वो रो रही थी, उसको यकीनन कोई मदद की ज़रूरत थी। मैं जैसे ही मुड़ने लगा डर के, खौफजदा होके, तो उस चीख को सुन के एकदम से मेरे पांव रुक गए। अब मैं ये सोच रहा था मैं कैसा बुज़दिल इंसान हूं। मैं तो इन चीज़ों पे हंसता रहा हूं, जिन भूत इस तरह के तोहमात पे लोगों का मजाक उड़ाता रहा हूं। अभी अभी एक चीख की आवाज़ आई है और उसके बाद रोने की आवाज़ आई है। मेरे अलावा मोहल्ले के लोगों ने भी सुन ली होगी इससे पहले कि वो लोग भी जमा हों। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और मैं उसकी मदद करने की बजाय वापसी का रास्ता ले रहा हूं कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं इतना कभी डरपोक तो नहीं था, खुदगर्ज तो नहीं था, मैं तो मदद करने वाला शख्स हूँ। यकीनन इस लड़की को मेरी मदद की ज़रूरत है। वो अभी भी रो रही है, उसके सिसकियों की आवाज़ आ रही है उस बंद घर के अंदर। चीख के बाद अब सिसकियों की आवाज़ आ रही है। वो सिसकियाँ लोए के रो रही थी। तभी मैंने फैसला किया मुझे ऊपर जाना चाहिए। और उसी हाथ में पकड़ी टार्च को जलाए हुए मैंने उस लकड़ी के फट्टों वाली सीढ़ी पे कदम रख दिया। ठक ठक
मैं उसके जीने पे पांव रखता था तो उस लकड़ी के अंदर से एक आवाज आ रही थी। मैं कदम इसलिए आहिस्ता आहिस्ता रख रहा था कि वो यकीनन जो लड़की थी, हो सकता है कोई शैतानी सिफत का इंसान किसी लाचार, किसी मजबूर लड़की को ज़बरदस्ती करके ऊपर लेकर आ गया था, और वो शैतानी सिफत का शख्स उस लड़की को शायद नुकसान पहुंचा रहा था या नुकसान पहुंचाने जा रहा था, जिसकी वजह से वो खौफजदा थी, चीख मारकर अब रो रही थी और मुझे उसकी मदद करनी थी। लेकिन मैं अलर्ट भी था क्योंकि जानता था वो जो भी शैतानी सिफत का शख्स है वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे अपने आप को उससे बचाना था, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के साथ उन जीनों पे कदम रखता हुआ ऊपर जा रहा था कि उस शख्स को मेरी मौजूदगी का एहसास ना हो, वरना वो अलर्ट होगा और मैं जैसे उसका सामना करूंगा वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए मैं बहुत ही एहतियात से उन जीनों पे पांव रखते हुए ऊपर चढ़ रहा था, क्योंकि वो जीने लकड़ी के थे, इसलिए एक शोर पैदा हो रहा था। और जब उन जीनों को तय करता करता मैं बिल्कुल ऊपर पहुंचा तो मेरे सामने एक लकड़ी का पुराना सा दरवाज़ा था जो बंद था। जैसे ही उसके मैं सामने पहुंचा तो अंदर रोने की आवाज़ बंद हो गई। वो जो भी अंदर मदद की तलबगार थी अब वो खामोश हो चुकी थी, और मैं तैयार था कि जो भी शख्स है शायद उसको मेरा पता लग चुका है, उसने शायद उसके मुंह पे हाथ रख के उसको चुप करा दिया है और वो तैयार है मेरे साथ लड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। मैंने जैसे ही उस दरवाजे को डरते डरते जोर से धक्का मारा तो दरवाजा चरचराहट के साथ चरचराहट के साथ खुल गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वहीं पे खड़े हुए मैंने टॉर्च जो जलाई हुई थी सामने देखा तो सामने सिर्फ एक मसहरी पड़ी हुई थी। जिस तरह पुराने दौर में लोग बैठने के लिए लकड़ी की एक मसहरी होती थी जिसके ऊपर बैठ जाते थे, नमाज पढ़ लेते थे, बैठ जाते थे, उस तरह की एक मसहरी पड़ी थी और बाकी कमरा उसी तरह जालियों से भरा हुआ था। जाले ही जाले थे, मट्टी थी, धूल थी, बहुत ही सालों से बंद ये कमरा था। अभी तक जितने कमरे मैंने देखे थे सबसे ज़्यादा डस्ट वाला, मट्टी धूल से भरा हुआ ये कमरा था। सामने तो कोई नहीं था, कहीं वो शख्स दरवाजे के पीछे नहीं छुप गया, दरवाजे के पीछे ना छुप गया हो। टॉर्च लिए बड़ी एहतियात के साथ भाग के मैंने दरवाजे के पीछे देखा कि अगर वो हो और मुझ पे हमला करे तो मैं पीछे हट जाऊं। तो पीछे देखा, दरवाजे के कुछ भी नहीं था। अब जब मैंने नीचे फर्श की तरफ देखा तो फर्श के ऊपर ऐसी मट्टी और धूल जमी हुई थी कि जब मैंने देखा कि मेरे जो कदम थे, जब मैं कदम रख रहा था तो मेरा कदम जमीन के अंदर धंस रहे थे, मट्टी की वजह से पांव नीचे चला जाता था। तो एकदम मेरा नीचे फर्श पे निगाह पड़ी, कोई भी निशान नहीं थे। मुझसे पहले अगर कोई शख्स आया था, कोई शैतानी सिफत शख्स किसी लड़की के साथ, तो उसके पांव के निशान होने चाहिए थे। नीचे फर्श पे तो कोई भी निशान नहीं था, मट्टी ही मट्टी थी, जाले ही साइडों पे जाले थे। और मैंने मसहरी पे रोशनी डाली तो वहां पे एक पीतल का बड़ा सा दिया पड़ा था, काफी मजबूत सा, वो भी मट्टी से भरा हुआ था। उस दिए को कभी जलाया जाता होगा लेकिन अभी वो मट्टी से भरा हुआ था, पीतल का, पुराने दौर के पीतल का बना हुआ। इस मसहरी के अलावा उसके साथ ही एक बिल्कुल छोटे से टेबल भी रखी थी, पुराने दौर की, उस मसहरी के बिल्कुल साथ रखी हुई थी। मैं इस कमरे का जायजा ले रहा था कि मुझे ऐसे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई है। और जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ मेरे पीछे कोई है तो उसी लम्हे मेरे पूरे जिस्म के बाल खड़े हो गए, गूज़बम्प खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। कोई पीछे खड़ा था। उसी लम्हे जैसे ही मैंने तेजी से पीछे मुड़ के देखा, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। और उसी लम्हे जो मंजर मैंने देखा वो एक बहुत ही भयानक मंजर था। वो जो दरवाज़ा मैं खोल के अंदर दाखिल हुआ था, मैंने देखा वो दरवाज़ा खुद ब खुद आगे की तरफ आ रहा है और इस अंदाज में वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया कि
मेरी आंखों के सामने ही किसी चीज़ ने उस दरवाजे को हाथ नहीं लगाया था, हवा नहीं चली थी, कोई भी नहीं था। मेरी टॉर्च उसी दरवाजे की तरफ थी कि मैंने देखा वो दरवाज़ा खुद ब खुद वापस आया और जैसे मैंने खोला था उसी अंदाज में वापस जाकर बंद हो गया है। तभी जैसे मैं होश में आ गया कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया है और अभी तक मैं खड़ा हुआ हूं। मैं एकदम से भागा दरवाजे के लिए और जाके मैंने दरवाजे को जोर से खींचना चाहा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था, जैसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। मेरे सामने किसी ने भी दरवाजे को नहीं खींचा था, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ था। लेकिन अब दरवाज़ा बंद हो चुका था, मैं अंदर कैद हो गया था। ये क्या हुआ है? दरवाज़ा कैसे बंद हुआ है? या खुदाया, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। दरवाज़ा जैसे बंद हो गया मैं अजीब सा हो गया। दरवाजे को मैंने पीटना शुरू कर दिया, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कौन है जिसने दरवाज़ा बंद किया है? लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने कहा मुझे अपने आसाब पे कंट्रोल रखना है। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमानी शुरू की मदद के लिए, कुछ चीज़ देखूं क्या मैं कर सकता हूं अपनी आप को बचाने के लिए। तो सामने मेरी निगाह पड़ी, एक खिड़की बनी हुई थी, 2 पट वाली खिड़की। मैं भागता हुआ गया, मैंने खिड़की को जैसे ही खोला खिड़की खुल गई और मैंने नीचे देखा तो मैं तकरीबन ज़मीन से 30-35 फुट ऊंचा कमरे में खड़ा था और नीचे गली थी, लोग आ जा रहे थे। मेरी सांस में सांस आई, शुक्र है ये खिड़की खुल गई और लोग भी नीचे जा रहे हैं। तभी मैंने लोगों को आवाज़ देनी शुरू की, मेरी मदद करो, मैं ऊपर फंस गया हूं, मुझे बचाओ भाई, हेलो। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से एक बात कर रहा था लेकिन नीचे गुजरने वाला कोई भी शख्स मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। जबकि मैं तो हैरान था, जब वो लड़की चीखी थी आवाज़ दूर दूर तक गई थी, किसी ने भी आवाज़ नहीं सुनी थी, कोई मदद को अभी तक नहीं पहुंचा था। और उन लोगों को मैं खुद अपनी मदद के लिए पुकार रहा था, ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ फाड़ के मैं चीख रहा था, उनको बुला रहा था, भाई मेरी बात सुनो, आवाज़ सुनो। उस कमरे के अंदर कुछ ना नज़र आया मुझे कि मैं उठा के उनकी तरफ फेंक सकूँ। हेलो मेरी बात सुनो। मैं जितनी ज़ोर से गला फाड़ के चीखे जा रहा था, कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। तब मुझे एहसास हुआ जैसे जितने भी लोग नीचे से गुजर रहे हैं वो कोई भी नहीं इस बात को सुन पा रहा कि ऊपर खड़ा कोई चीख रहा है, वरना जितने ज़ोर से गला फाड़ के मैं चीख रहा था ये आवाज़ तो दूर दूर तक गई थी। लेकिन कोई भी अगर मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहा था तो मैं समझ गया था किसी को भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा, कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। और जब मैं गला फाड़ फाड़ के थक गया तो वापस जैसे ही मुड़ने लगा तो उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कोई चला है। हाथ में पकड़ी हुई उस लाइट को मैंने जैसे ही नीचे ज़मीन पर मारा तो मेरे पाँव के निशान तो थे, लेकिन अभी अभी मेरी आंखों के सामने एक पाँव रखा गया। जिसने पाँव रखा था वो सामने तो नहीं था, लेकिन उसके पाँव रखने से ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी की तह जमी हुई थी उस तह के ऊपर एक जूते का निशान बना, तकरीबन कोई 9 से 10 फुट का, जिस तरह का किसी का पाँव का जूता होता है बड़ा सा, ऐसे जूते का ही निशान बना, जैसे अभी अभी किसी ने मेरी आंखों के सामने पाँव रखा हो और पाँव जैसे उसने उठाया तो नीचे उसके पाँव का निशान बन चुका था। और उसी लम्हे फिर दूसरा पाँव रखा गया, फिर आगे पाँव रखा गया। अब मैं खड़ा देख रहा था, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, टार्च की रोशनी में मैं देख रहा था कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन पाँव के निशान इस तरह मेरे से 2 फुट के फासले पे बनते हुए दरवाजे की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई चलता हुआ उस बंद दरवाजे की तरफ जा रहा हो। और मैंने देखा वो पाँव जैसे ही दरवाजे की तरफ गए वो दरवाज़ा तेज़ी के साथ खुद ब खुद खुल गया और वो पाँव बाहर चले गए। बस मुझे इस मौके की तलाश थी कि मैं अब बाहर की तरफ दौड़ लगा दूं। तभी मैंने तेज़ी के साथ भागता हुआ जैसे दरवाजे तक पहुंचा, उसी लम्हे इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ कि मैं दरवाजे से टकराया और टकरा कर कमरे में नीचे गिर गया ज़मीन पर। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया था। वो जो चल रहा था नज़र नहीं आ रहा था, वो बाहर जा चुका था। मैं नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ था, कांपे जा रहा था कि ये क्या हुआ है। उसी लम्हे किसी ने फिर से बाहर से दरवाजे को खोल दिया। अब मेरे वहीं पे बैठे हुए मैं देख रहा हूं दरवाज़ा फिर खुद ब खुद
खुल रहा है और खुलते खुलते पूरा दरवाज़ा खुल गया। इस भयानक खौफनाक घर के अंदर फिर मेरी आंखों के सामने दरवाज़ा खोल दिया गया हो, जैसे मुझे कहा जा रहा हो, आ जाओ, बाहर आओ। और मैं जल्दी से अपनी जगह से उठा और फैसला कर चुका था मुझे दौड़ना है और बाहर की तरफ निकलना है। तभी मैं जल्दी से उठा, मैंने छलांग लगाई और इससे पहले कि दरवाज़ा बंद होता मैंने अबूर कर लिया उस दरवाजे को और दरवाजे बंद नहीं हुआ। तेजी से मैं भागता हुआ सीढ़ियां नीचे उतरने लगा, लेकिन सीढ़ियों के अभी दरमियान में ही पहुंचा था कि मेरी निगाह पड़ी बिल्कुल दूसरी फट्टा जो बनता था इस सीढ़ी का, उसके ऊपर एक काला स्याह बिल्ला, इतना बड़ा बिल्ला जो मैंने जिंदगी में इतना बड़ा बिल्ला नहीं देखा था, वो बिल्कुल मेरी तरफ मुंह करके खड़ा था। उसकी आंखों से ऐसे आग सी निकल रही थी और वो मुझे खड़ा घूर रहा था कि मेरे पांव साकित से हो गए। उसी सीढ़ी के दरमियान में पहुंचते ही मैं रुक सा गया। वो बिल्कुल मेरा रास्ता रोक के खड़ा था, काला स्याह बिल्ला जिसकी आंखें इंतहाई आग की तरह रोशन थी कि मैंने पहली दफ़ा किसी बिल्ले को मुस्कुराते हुए देखा, बाकायदा जैसे कोई इंसान मुस्कुराता है। उस बिल्ले ने अपने होंठ खोले, उसके दांत ऐसे थे जैसे किसी इंसान के दांत हो। उसका मुंह बिल्कुल बिल्ले की तरह था, लेकिन जैसे ही हंसते हुए उसने मुंह खोला तो इंसान जैसा उसका मुंह लग रहा था। बाकी पूरा चेहरा बिल्ले की तरह था, जैसे इंसान किसी पे तंजिया हंसता है दांत निकाल के, अंदर उसके दांत बिल्कुल इंसान की तरह थे जो तंजिया मुझ पे हंस रहा था। कि उसी लम्हे वो बिल्ला घुराया और घुराते ही उसने मुझ पे छलांग मार दी और इतनी दूर होने के बावजूद वो उड़ता हुआ मेरी तरफ आया और उसने अपना एक पंजा, जिसके नाखून मेरी पैंट को भी लगे, और उसने मेरी पैंट के बिल्कुल कोने को पंजा मारकर फाड़ दिया। मेरी उस पैंट से कपड़ा ही उसने फाड़ दिया और उसका पंजा बकायदा मेरे पाँव पे लगा। इतनी तेजी से वो उड़ता हुआ ऊपर आया था। उसने छलांग जो मारी थी और ऐसी छलांग मारी कि नीचे से ही दरमियान तक पहुंच गया और उसका जो पंजा था मेरी पैंट को भी लग गया, जिससे मेरी पैंट फट गई और उसके पंजे के जो नाखून थे मेरे जिस्म के अंदर लग गए। और जैसे ही उसके वो बड़े से नाखून मेरे जिस्म में लगे तो मुझे जलन का सा एहसास हुआ और मैंने जिस अंदाज में खड़ा था वापसी की तरफ भागा और भाग के उसी कमरे से जिससे कुछ देर पहले मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी कमरे में भागता हुआ दाखिल हुआ और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया अपने जान को बचाने के लिए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ मैं दोनों हाथों से दरवाजे को बंद करके खड़ा था कि बाहर उसी बिल्ले की पंजे मारने की आवाज़ें आ रही थी। उसके नाखून, उसके पंजे दरवाजे को जोर जोर से लग रहे थे, जैसे वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। वो पंजे मार रहा था, दरवाज़ा खोल रहा था और अंदर मैं खड़ा कांपे जा रहा था, थर थर कांप रहा था। मेरी टांग के उस नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे उसने पंजा मारा था जलन हो रही थी। मेरी पैंट उस जगह से फट चुकी थी। और तभी मुझे नज़र आया कि इस दरवाजे के अंदर से कुंडी भी है। मैंने उस कुंडी को लगा दिया। अब मुझे सांस चढ़ी हुई थी। मेरे रीढ़ की हड्डी के अंदर खौफ की लहर दौड़ रही थी। मेरा जिस्म पूरा खौफ से कांप रहा था। मुझे पसीने आ चुके थे। मुझे शदीद प्यास की तलब हो रही थी। शदीद गला खुश्क हो रहा था। मुझे सांस बंद होता महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे कमरे में कह के गूंज रहे हों। फिर से मुझे याद आया बाहर खिड़की है, मुझे मदद मांगनी चाहिए। मैं भागता हुआ खिड़की की तरफ गया। फिर उसी खिड़की को मैंने खोल के ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद, मेरी कोई मदद करो, मुझे बचाओ। कोई भी मेरी आवाज़ को नहीं सुन रहा था। कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग ने कहा, यहाँ कोई भी तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन रहा। तुम इस तिलस्माती घर के अंदर फंस चुके हो। मैंने कहा मुझे नीचे छलांग मारनी चाहिए, लेकिन 30-35 फुट ऊंची थी ये खिड़की उस गली से। अगर मैं छलांग मारता तो मेरा सर फट सकता था। खौफ के मारे मैंने छलांग नहीं मारी। और तब इंसान ऐसे मौके पे जब चारों तरफ से लाचार हो जाता है, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब उसको एक बात ज़रूर याद आती है। जब उसका दिमाग माऊफ हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो इतने नज़ारे देख चुका होता है, उसको यकीन हो चुका होता है कि जिन बातों को वो नहीं मानता रहा, जिन भूत चुड़ैल देह जिनका वो मजाक उड़ाता रहा है, आज उनको अपनी आंखों से देख चुका है। वो जो पहले कुर्सी पे बैठा था, उस डाइनिंग टेबल की कुर्सी में, वो भी वहम नहीं था।
और ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ ने और मेरे भाई ने इस घर को आके देखा था। अगर वो इसी घर को पसंद कर गए थे तो वो तो पागल थे, कैसे इस घर को पसंद कर सकते हैं? इन जालों वाले घरों को, और मेरे अलावा भी तो कई लोग यहां पे इसको देखने आए होंगे, तो कैसे लोग इस घर में दाखिल हुए कि जालों को तक को नहीं हटाया? मालिक मकान ने इस मकान के जालों को भी नहीं हटाया और ऐसे ही बेचने के लिए रख दिए। ये क्या है? तभी इन सवालों को सोचते हुए मेरे दिमाग ने कहा, पुकार अपने अल्लाह को। और गुनहगार इंसान जब हर तरफ से मायूस होता है तो तब उसके दिल में खौफ के मारे उसको खुदा उसका याद आता है। मुझे भी मेरा खुदा याद आ गया। मैंने अल्लाह से किड़किड़ा के माफ़ी मांगना शुरू कर दिया और अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, या अल्लाह मेरी मदद कर। और मैंने दिल ही दिल में कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी। मैं जैसे जैसे कुरानी आयात पढ़ता जा रहा था, मेरा खौफ थोड़ा सा कम होता जा रहा था कि उसी लम्हे मैंने देखा दरवाज़ा ठा की आवाज़ से खुल गया। और जैसे मेरी सामने निगाह पड़ी तो एक 35-40 साल का नौजवान तो नहीं कहना चाहिए, कोई बंदा अंदर दाखिल हुआ। और जैसे उसने ज़ोरदार दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो मुझे देखती कहा, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी, जो तुम मदद के लिए पुकार रहे थे, वो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है। डरो मत, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। और मुझे ऐसा हौसला सा लगा जैसे वाकई कोई 35-40 साल का इंसान अंदर दाखिल होकर मेरी मदद के लिए आया है। और उसने फ़ौरन हाथ में पकड़ी हुई बोतल मुझे कहा, तुम्हारी खौफ से बहुत बुरी हालत है, पसीने पसीने हो रहे हो, पानी पियो, ये लो पानी पियो। उसने मुझे बोतल पकड़ाई और मैंने पानी पिया। जैसे मुझे कुछ होश सा आ गया। उस पानी पीने से मुझे एक हौसला सा मिला और उस इंसान की मौजूदगी के एहसास ने मुझे एक और हौसला दिया, क्योंकि वो मुझे कह रहा था, मैंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा, मैं बाहर गली से गुजर रहा था तो तभी मैंने कहा, ये दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? इस वक्त इस मकान में कौन गया है? तो मैं अंदर दाखिल हो गया और तभी मैंने तुम्हारे पुकारने की, मदद पुकारने की आवाज़ सुनी तो मैं ऊपर आ गया हूँ। डरो मत, बैठो बैठो यहाँ से। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस मसैरी पे बिठा दिया। अब मुझे कुछ हौसला आ चुका था। मेरे अलावा एक और इंसान भी उस मकान के अंदर मौजूद था। किसी भी इंसान के साथ जब कोई और इंसान भी हो तो उसको हौसला आ जाता है। मैंने और पानी पिया तो मैंने उससे कहा, उसने मुझसे पूछा, तुम रात के इस पहर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं इस मकान को देखने के लिए आया था। ये मालिक मकान इस मकान को बेचना चाहता है। मेरी अम्मी और मेरा भाई पसंद कर गए हैं तो मैं रात के टाइम इस मकान को देखने आया था और मैं फंस गया हूं। वो शख्स बोला, तुम्हें किसी ने नहीं बताया? ये तो बदरूहों का मस्कन है, ये तो आसेब ज़दा घर है, यहां पे तो लोग कभी भी नहीं आते। शायद तुम्हारी माँ और भाई को भी किसी ने नहीं बताया होगा, तभी वो इस घर को देख गए हैं। भाई, ये तो आसेब ज़दा घर है, यहां पे तो आसेब रहते हैं, यहां पे तो कोई भी नहीं आता, यहां पे दिन को कोई नहीं आता, तुम रात को आ गए हो। तुम्हें शायद इस घर की कहानी का नहीं पता, इसकी तो बड़ी मशहूर कहानी है। मैं उसकी तरफ देख रहा और हैरान हुआ और पूछा, कैसी कहानी? उसने कहा, बहुत अरसा पहले इस मकान को एक इंस्पेक्टर ने खरीदा था। उसका एक बेटा और बीवी थे, वो 3 लोग थे टोटल। जब वो इस मोहल्ले में आए तो कब्रिस्तान के सामने बना हुआ ये घर था। उनकी गुजर बसर तनख्वाह पर ही होती थी। उस इंस्पेक्टर ने अपनी जमा पूंजी जो जमा कर रखी थी उससे वो इसी मकान को ही खरीद सकता था, क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेता था। जब इस मकान को उसने देखा तो उसको ये मकान पसंद आ गया, लेकिन उसकी बीवी ने उसी लम्हे कह दिया था, ये मुझे मकान इसलिए पसंद नहीं है कि सामने कब्रिस्तान है, रात को मुझे डर लगेगा। आप जब नौकरी पे जाते हैं तो अक्सर रात को भी बाहर रहते हैं, मैं कैसे अंदर रहूंगी? तो वो बोला, मैं अपना मकान कब से ख़रीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। ये पहला मकान है जिसको मैं ख़रीद सकता हूं, ये इतने पैसों में मिल रहा है, तो कब्रिस्तान से क्या डरना, हमने भी तो मरना है एक दिन, हम ले लेते हैं। बीवी के कहने के बावजूद उसने उस मकान को ले लिया और यूं वो मियाँ बीवी और उनका 4 साल का बच्चा उस मकान में रहना शुरू हो गए। बीवी को पहले दिन से ही मकान उस खौफ की वजह से अच्छा नहीं लगा था कि सामने कब्रिस्तान था, और बिल्कुल सामने कब्रिस्तान हो तो इंसान के अंदर खौफ आ जाए, वो नहीं रह सकता। उसकी ड्यूटी ऐसी थी, अक्सर वो रात को चला जाता और वो डरती रहती, बेटे को तो सुला देती, खुद जागती रहती।
मुसलसल शौहर से शिकायत करती रहती, मुझे नहीं रहना इस घर के अंदर, मैं मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, कई रातें मैं सो नहीं सकी, मुझे खौफ है। तो शौहर कहता, क्या हो गया, तुमने क्या देख लिया है, किस चीज़ का खौफ है तुम्हें? लेकिन वो अपने शौहर को ना समझा पाती और एक दिन फिर ऐसे हुआ, वो उठी और उसने शौहर से कहा, बस बहुत हो गया, मुझे इस घर में नहीं रहना, आप इस घर को बेच दें और कहीं और हम घर ले लेते हैं। तो शौहर ने कहा, मेरे पास नहीं है पैसे कि इसको मैं बेच के कहीं और घर ले सकूं, अगर मैं ले सकता होता तो कब का ले चुका होता, बस अब तुम यहीं पे रहो। बात ऐसी बढ़ी कि बढ़ते बढ़ते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पहली दफ़ा शौहर ने बीवी पर हाथ उठा दिया, उसको ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। जैसे ही उसने बीवी को थप्पड़ मारा, बीवी ने रोना शुरू कर दिया और वो रोती बीवी को छोड़ के ड्यूटी पर चला गया। उसकी बीवी पहले इस घर से इतनी तंग आई हुई थी, जज्बाती वो औरत थी, वो इतना रोई कि उसके दिल में खुदा जाने क्या आया कि उसने अपने उस 4 साला बेटे को उठाया। ये जो नीचे तुमने सीढ़ियां देखी हैं, इन्हीं सीढ़ियों पे उसने रस्सा लटकाया और रस्सा अपने बेटे के गले में डाल के उसको फंदा देकर मार डाला। और जैसे ही उसका बेटा तड़प तड़प कर मर गया, वो इसी कमरे में ऊपर पहुंची और ये ऊपर देखो, उसी मसेरी पे बैठे हुए मैंने ऊपर देखा तो एक जगह बनी हुई थी। उसने कहा इस जगह पे उसने फंदा डालकर अपने गले में डाला था और खुद भी उसने खुदकुशी कर ली थी। शौहर नौकरी पे तो चला गया, लेकिन पहली दफ़ा बीवी पे हाथ उठा के आया था और बीवी को जानता था, बहुत जज्बाती किस्म की बीवी है, वो भी खौफजदा था, उसके दिल को धड़कन तेज़ थी, उसका दिल को धड़का सा लगा हुआ था, वो परेशान सा था कि मैंने अच्छा नहीं किया, ऊपर से उसको थप्पड़ पहली दफ़ा मार के आया। वो भी उससे बहुत प्यार करता था और वो जानता था वो बैठी रो रही होगी, उनके बीच में कभी इस तरह लड़ाई नहीं हुई थी कि बात हाथापाई तक आती, वो थप्पड़ मार देता। ऐसी बेचैनी महसूस करते करते उसने कहा नहीं, मुझे घर जाना चाहिए, और यूं वो सीधा घर पहुंचा। बीवी को आवाज़ें देते देते जिस वक्त वो इस सीढ़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा 4 साल का बेटा फंदे के अंदर लटक रहा है, उसका जिस्म मुर्दा हो चुका है। वो भागता हुआ बेटे के पास पहुंचा और उसके वजूद को हाथ लगाया तो जिस्म कब का ठंडा हो चुका था, कब का मर चुका था। बीवी को आवाज़ें देता हुआ भागता हुआ जब ऊपर पहुंचा तो देखा एक और लाश लटक रही थी। उसका मजाक उड़ाने के लिए बीवी भी खुदकुशी कर चुकी थी। वो लरजते हाथों के साथ जब बीवी के पास पहुंचा तो देखा उसकी लाश भी रस्से के साथ लटक रही है और वो भी कब का मर चुकी है। वहीं से वो नीचे उतरा और वो जो कमरा तुमने देखा है नीचे, जहां पे वो बड़ी सी टेबल पड़ी है और उसके इर्द गिर्द कुर्सियां पड़ी हैं, इस एक ही कुर्सी पे वो बैठा, उसने अपना वो पिस्तौल निकाला ड्यूटी वाला और उसने अपनी कनपट्टी पे रख के गोली चला दी। वो भी वहां पे मर गया। और एक ही दिन 3 लोगों की इस घर से लाशें निकाली गई। तुमने सुना होगा कुछ लोगों की मौत जब इस अंदाज में होती है, अचानक और भयानक मौत, तो उनकी बदरूहें भटकती हैं, उसी जगह पे घूमती रहती हैं। वो आत्माएं लोगों को मदद के लिए पुकारती हैं। हो सकता है वो आते जाते बहुत सारे लोगों को पुकारती हों, कुछ सुन लेते हैं, कुछ सुन नहीं सकते। उन्होंने तुम्हें भी शायद पुकारा हो। तो एकदम से सुफियान भाई बोले, मैंने उस शख्स से कहा, मुझे क्यों पुकारा होगा, मुझ में एक ऐसी क्या खास बात है? तो तभी उस शख्स ने कहा, हो सकता है वो अपनी मगफरत चाहती हों, खुदकुशी करके वो मरी हैं, भटक रही हैं, लोगों से कहना चाहती हों हमारे लिए दुआ करो, हमारी बख्शिश की दुआ करो। और तुम तो वैसे भी हाफिज कुरान हो, तुम्हें ये इसलिए कह रही होंगी, तुम्हें इसलिए रोका होगा कि तुम उनकी बख्शिश का सबब बनो, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करो। वो तो बोल रहा था, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर मजीद एक लर्जा तारी हो चुका था, क्योंकि उसने जो लफ्ज़ कहा था, क्योंकि तुम हाफिज कुरान हो इसलिए तुम्हें वो मदद के लिए पुकार रही थी। तो मैं बैठा सोच रहा था, इसको कैसे पता लगा कि मैं हाफिज कुरान हूँ? ये तो बहुत कम लोग जानते हैं, ये कैसे जान गया कि मैं हाफिज कुरान हूँ? तो उसी लम्हे में समझ गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई जुमला बोलता, वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ूं। और मैं उसके साथ आगे बढ़ा, तेजी के साथ मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ
नीचे उतरा, वो मेरे पीछे आ रहा था। मैं भागता हुआ उस दरवाजे की तरफ गया जो बाहर की तरफ खुलता था, और मैंने पीछे मुड़ कर देखा, रोशनी ला रही उसी जगह पे जहाँ वो मुझे छोड़ने के लिए आया था। जब मैंने रोशनी डाली तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, और मैं समझ गया ये शायद उन्हीं में से कोई था या कौन था, कि उसके बाद मैंने दौड़ लगा दी। हाँ, एक लाइन मैं भूल गया यहाँ पे। जिस वक्त बिल्ले ने उसके ऊपर हमला किया था और उसने भाग के ऊपर दरवाज़ा बंद कर लिया था, तो उसी लम्हे उसने वो पीतल का जो रखा हुआ दिया था वो अपने हाथ में उठा लिया था कि अगर बिल्ला उस पर अंदर आके मजीद हमला करता है तो मैं इस पीतल के दिए से इसको मारूंगा। लेकिन उसके बाद वो फिर खिड़की की तरफ मुतवज्जो हो गया मदद के लिए, और उसके बाद किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो दिया उसके हाथ में ही रहा। और जब वो कह रहा है मैं बाहर भागने लगा हूं, तो वो दिया मेरे हाथ में ही था। भागते भागते मैंने जेब में डाल दिया, क्योंकि मैं होश में ही नहीं था। मैं एक जुमला कहता हुआ जा रहा था, मुझे बचाओ बचाओ मुझे इनसे, ये मुझे मार डालेंगे। मेरे ऊपर फिर से खौफ तारी हो चुका था। वो जो उस शख्स के साथ ऊपर मसहरी पे बैठे हुए मैं कम खौफजदा हो गया था, रिलैक्स हो गया था उस शख्स की इस बात से कि क्योंकि तुम हाफिज कुरान हो। फिर से मेरे अंदर डर आ गया था कि ये भी उन्हीं में से कोई है जो यहाँ पे भटक रहे हैं। तो बस मैं डरते हुए कहीं जा रहा था, बचाओ मुझे, और मैं भागता जा रहा था, यहाँ तक कि भागते भागते मैं अपने घर के दरवाजे पे पहुँचा। इसी गली के कोने पे वो मकान था और एक सिरे पे हमारा घर है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, नोमान ने दरवाज़ा खोला और मैं सहमा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अगले दिन मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। और जब मैं घर पहुँचा तो अम्मी ने मुझसे पूछा था कि जब तुम्हारी पैंट को मैंने धोने के लिए निकाला तो उसका एक पैंचा फटा हुआ था, उसमें से टुकड़ा ही गायब था, जैसे किसी ने उसको फाड़ डाला हो, और तुम्हारी पैंट में से एक पीतल का दिया भी मिला है। और मैंने कहा कहाँ है अम्मी, दिखाइए। अम्मी ने जब मुझे दिखाया तो वाकई वही पीतल का दिया था जो मैंने वहाँ से उठाया था, और मेरी पैंट वाकई उसने जो पंजा मारा था उसी जगह से जहाँ से फटी थी, उसी जगह पे ही अम्मी ने बताया पैंट भी फटी हुई थी। और मैंने जब उस जगह पे देखा तो खराशें लगी थी। जब मेरा अस्पताल में इलाज होता रहा तो डॉक्टरों ने वहाँ पर भी मरहम पट्टी की थी। अब सुफियान भाई अपनी कहानी सुनाते हुए यहाँ पे रुके और कहा, मैं क्या अभी तक परेशान ये हूँ, वो मेरा वहम था या हकीकत में वो सब कुछ हुआ है? अगर मैं उसको वहम समझता हूँ तो वो पीतल का दिया कहाँ से आया है? और दूसरी बात, वो पंजा, वो खराश, ये कहाँ से मुझे लगा है? तो तभी नोमान बोला, सफियान भाई आप किस घर की बात कर रहे हैं, वो जो मालिक मकान के साथ है? उसने कहा हाँ। तो तभी नोमान बोला, सुफियान भाई मालिक मकान के साथ तो खाली प्लाट पड़ा हुआ है, उससे आगे वाला जो मकान है हम वो देख के आए हैं। तो सुफियान बोला, नहीं, मालिक मकान के साथ कोई भी खाली प्लाट नहीं है, वही तो है मकान के साथ जुड़ा हुआ मकान जिसको मैं देखने गया था। और रहमान चौंक कर बोला, नहीं नहीं आपका वहम है, वहां पे कोई मकान है ही नहीं, वहां पे तो प्लाट है। तो तब फैसला हुआ, ओके तो फिर कल चल के देखते हैं। यूं कल नोमान, सुफियान और मैं फैसला कर चुके कि कल हम वहाँ पे विज़िट करेंगे। और जब हम अगले दिन वहाँ पे गए तो ये देख के सुफियान भाई हैरान रह गए कि मालिक के मकान के साथ वाकई एक खाली प्लाट था, और उसके आगे वाला मकान था जो हम देख कर आए थे। और सुफियान भाई खड़े गौर से उस खाली प्लाट को देखे जा रहे थे जहाँ का उन्होंने किस्सा सुनाया था, जहाँ से वो पीतल का वो दिया लेके आए थे, जहाँ उनको पंजा मारा गया था और जहाँ वो सारे मंजर देखे थे, वो तो खाली प्लाट था। तो इर्द गिर्द के लोगों से पूछा गया उस प्लाट के मुतालिक कि ये प्लाट की क्या स्टोरी है, ये कब से वीरान पड़ा है। तो कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि ये जो प्लाट है ये आसेब ज़दा था, बहुत पुराना, लोग बहुत डरते थे, ये खंडर बन चुका था, लोग इसके अंदर दिन को भी नहीं जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग इसकी ईंटें भी उठाते रहे, सामान भी उठाते रहे, और खंडर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म होकर प्लाट की सूरत इख्तियार कर गया। लेकिन अभी तक लोग इससे डरते हैं, इसको भूतिया प्लाट कहते हैं, इससे खौफज़दा होते हैं। जब इसके अंदर कोई इमारत मौजूद थी और जिस इमारत का वो नक्शा जिस तरह का बता रहे थे वो बुज़ुर्ग, वो सारा वही नक्शा था जो सुफियान भाई ने हमें कहानी सुनाते हुए बताया था कि इस तरह था। तो वो बुज़ुर्ग बता रहे थे वो जो खंडर सा था, इस तरह का कॉरिडोर सा था, इस तरह के कमरे थे, इस तरह का खंडर था, और ये सारा वही नक्शा था
जो सुफियान भाई ने बताया था। तो अब हमें भी यकीन हो चुका था कि सुफियान भाई का वो वहम नहीं था, क्योंकि सुफियान भाई कैसे जानते थे उस मकान के बारे में कि इस तरह यहाँ पे कमरा था, इस तरह यहाँ पे कॉरिडोर सा था, इस तरह यहाँ चुबारा सा था, इस तरह ऊपर सीढ़ियाँ जाती थी। बुजुर्ग भी वही सारा नक्शा खींच रहे थे जो सुफियान भाई ने अपनी आंखों से देखा था। अब हमें भी यकीन आ गया कि वो उनका वहम नहीं हो सकता। वो पीतल का दिया, वो पंजा मारना और पूरा घर का नक्शा बताना, इसका मतलब है उनके साथ वाकया हुआ था। उसके बाद उन्होंने उसका साथ वाला भी जो घर था उसको खरीदने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फैसल जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहते हैं, मैं कुछ अर्सा उनके साथ रहता रहा और उसके बाद मैं वापस बहावलपुर आ गया। मेरा उनके साथ रब्ता रहा। उसके बाद पता लगा कि सुफियान भाई बाहर मुल्क चले गए थे, वहीं पे सेट हो गए थे और कुछ अरसे के बाद उन्होंने आंटी और नुमान को भी वहीं बाहर बुला लिया था। वो घर छोड़कर मुस्तकिल तौर पे बाहर चले गए। और जब ये मैं कहानी आपको लिख के भेज रहा हूँ, हो सकता है आपकी कहानी सुफियान भाई और नुमान में से भी कोई सुन ले, लिखा है फैसल ने, वो सुन ले तो उनको वो सारे मंजर याद आ जाएंगे, क्योंकि बहुत अरसा हुआ जब से वो बाहर शिफ्ट हुए, मेरा उनके साथ रब्ता नहीं है। उनका क्या नंबर है, क्या एड्रेस है, मुझे नहीं पता। ये वहीं गले वाले मोहल्ले वालों से मुझे पता लगा था कि वो तो बाहर शिफ्ट हो गया था सुफियान, और उसके बाद उसने माँ और भाई को भी बुला लिया था। उसके बाद मेरा रब्ता नहीं हो सका। आपकी कहानी के तवस्सुत से हो सकता है वो अपनी इस कहानी को सुन के नुमान या सुफियान में कोई सुन ले और आपसे रब्ता करे, तो मेरा भी उनसे रब्ता ज़रूर कराइएगा, क्योंकि इस कहानी को कह रहे थे कि एक एक लफ्ज़ सच है और सुफियान भाई इसकी गवाही देंगे। और मेरी दुआ है कि वो आपकी इस कहानी को सुन ले, तो इस बहाने मेरा उनसे कम से कम रब्ता हो जाएगा। तो आज ये कहानी मैंने सुनाई है। सुफियान या नुमान में से कोई कहानी अगर सुन लेता है, या उनकी वालदा अगर हयात हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, खुशियाँ दे, उन तीनों में से कोई कहानी सुन लेता है तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर 00923136655500। मैं रिपीट करता हूँ 00923136655500। इस पर मुझसे आपसे रब्ता कीजिए। आपका नंबर फिर मैं फैसल तक भी पहुँचा दूँगा, जो इस वक्त भी बहावलपुर के साथ एक छोटे से गाँव में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं। आप बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। ये थी जी कहानी जो मुझे फैसल ने भेजी, मैंने आपको सुना दी। आप भी इसी नंबर पे जो मैंने अभी बताया था अपनी कहानी भेजिए। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी STORY इंग्लिश में या उर्दू में स्टोरी लिख दें, या नीचे नीचे आप आखिरी लफ्ज़ OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS लिख दें या फिर स्टोरी लिख दें इंग्लिश में या उर्दू में। अगर आप कहानी भेजने के बाद आखिर में स्टोरी लफ्ज़ लिखना भूल जाएंगे या OCS लिखना भूल जाएंगे तो फिर कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। इसलिए लाजमी आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी या OCS लिखना है और इसी व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे भेज देना है। आपकी कहानी इंशाल्लाह जल्दी OCS में शामिल हो जाएगी। आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।